आज की कहानी होने वाली है जोहू की, जिसकी आत्मा ट्रांसफर होकर के एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। अभी वो एक ऐसी दुनिया में रहने लगता है जहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास मैजिक पावर है और ऐसे लोगों को बोला जाता है बियॉन्डर। लेकिन बियॉन्डर बनने के लिए आपको एक मैजिक पोशन पीना होता है और ऐसा होने के बाद उस बियॉन्डर के सामने 22 पाथवे ओपन हो जाते हैं और किसी एक पाथवे पे उस बियॉन्डर को जाना होगा और हर एक पाथवे के अंदर एक अलग मैजिक पावर होती है। और पाथवे के अंदर आ जाने के बाद अब बियॉन्डर के सामने 9 सीक्वेंस आते हैं और हर एक सीक्वेंस को पार कर जाने के बाद इनको एक मैजिक पावर दी जाती है और जितना कम आपका सीक्वेंस नंबर होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास मैजिक पावर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बियॉन्डर 9 से 1 सीक्वेंस तक जाता है तो उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे जोहू को, जिसकी आत्मा ट्रांसफर होकर के एक अलग दुनिया में आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उसकी आत्मा एक क्लाइन नाम के आदमी के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे जोहू ये चीज देखता है कि उसके सिर में एक छेद है, लेकिन वो छेद धीरे धीरे भर जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने एक डायरी और बंदूक है। उसको देखने के बाद वो समझ जाता है कि जिस बॉडी के अंदर वो आया है उस आदमी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और इसी समय हम 2 और डेड बॉडीज को देखते हैं। इनका नाम होता है वेल्च और नाया और इन दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया था क्लाइन की तरह। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये दोनों क्लाइन के क्लासमेट हुआ करते थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जोहू को क्लाइन से रिलेटेड कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि क्लाइन के पेरेंट्स मर चुके हैं और क्लाइन अपनी बहन के साथ रहता है और इसके अलावा वो लोग टिंगन शहर में अभी रह रहे हैं और क्लाइन ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके अलावा यहाँ पे जोहू को एक डायरी मिलती है जो कि क्लाइन का होता है और इस डायरी के अंदर हम देखते हैं कि क्लाइन ने लिखा था कि वेल्च उससे मिलने आया था 29 तारीख को। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि वेल्च के पास एक पुरानी किताब है और इस किताब को लिखने वाला एंटीगोनस फैमिली से बिलोंग करता है और इस डायरी के आखिरी में लिखा हुआ था कि सब मारे जाएंगे, मैं भी। और यहाँ पे जोहू को समझ में नहीं आता कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा होगा और तभी वहाँ पे क्लाइन की बहन आ रही होती है। तो ये चीज देखने के बाद जोहू यहाँ पे सारे खून के धब्बे और बंदूक को छुपा देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्लाइन की बहन का नाम होता है मेलिसा। अब यहाँ पे जोहू सोचने लगता है कि वो इस दुनिया में कैसे आ गया। तभी जोहू को ये बात याद आती है कि उसने एक बुक खरीदी थी और उसके अंदर एक रिचुअल था और हो सकता है उसी वजह से मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मेलिसा बताती है कि आज मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो जॉब पाने के लिए। और इतना बोलने के बाद मेलिसा अपने स्कूल के लिए चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जोहू सोचता है कि मुझे वो रिचुअल फिर से परफॉर्म करना चाहिए, हो सकता है मैं अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ पे जोहू ये भी सोचने लगता है कि जब क्लाइन ने खुदकुशी की होगी तब उसकी बहन को आवाज तो आई होगी गोली चलने की, लेकिन उसकी बहन ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। और इतना सोचने के बाद वो मार्केट चला जाता है ब्रेड खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोहू जो रिचुअल परफॉर्म करने वाला है उस रिचुअल के लिए ब्रेड की जरूरत पड़ती है। और फिर इसके बाद क्लाइन अपने लिए ब्रेड लेने के लिए चला जाता है। जब वो ब्रेड लेकर के आ रहा होता है तब वो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो पत्तों का गेम होता है ये बेसिकली 100 साल पहले रोसेल नाम के एक राजा ने स्टार्ट किया था और उसी ने यहाँ के लोगों को स्टीम इंजन और टेरो रीडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये सब जानने के बाद यहाँ पे क्लाइन को ऐसा लगता है कि जरूर रोसेल भी उसी की तरह फ्यूचर से आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लाइन के सामने एक जोकर आ जाता है और वो उसको बताने लगता है कि प्लीज आप मेरे सर्कस में आइएगा। लेकिन तभी यहाँ पे क्लाइन का ध्यान इस बात पे जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो तुरंत ही जा करके टेंट के अंदर छुप जाता है। और यहाँ पे जो आदमी क्लाइन का पीछा कर रहा होता है उसका नाम होता है जेनकिन। अब वो भी यहाँ पे क्लाइन के पीछे टेंट के अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइन जिस टेंट के अंदर होता है वहाँ पे बेसिकली एक लेडी बैठी होती है जो कि टेरो कार्ड रीडर होती है, यानी कि पत्ते देख करके भविष्य बताने वाली। और फिर यहाँ पे क्लाइन सोचता है कि ये चीज तो मेरे दुनिया में भी हुआ करती है। तभी यहाँ पे लेडी बोलती है कि तुम मेरे पहले क्लाइंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा भविष्य फ्री में बताऊंगी। और फिर इसके बाद क्लाइन उधर पे बैठ जाता है। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि मुझे मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखना है। फिर वो लेडी क्लाइन के सामने 3 पत्ते निकालती है और 3 पत्तों को टेबल के ऊपर रख देती है और बोलती है कि ये 3 है तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या देखना है। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि पहले मुझे मेरा प्रेजेंट देखना है। और फिर इसके बाद ये लड़की एक कार्ड को सीधा कर देती है जिसके ऊपर लिखा होता है द फूल, यानी कि एक नई शुरुआत को दर्शाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बताने लगती है कि मैं असली टैरो कार्ड रीडर हूँ, यानी कि जो लड़की यहाँ पे क्लाइन का भविष्य बता रही थी वो फेक निकली। इसलिए फिर क्लाइन उधर से निकल जाता है। फिर घर पे आ जाने के बाद हम देखते हैं कि क्लाइन 4 ब्रेड लेता है और उन चारों के ऊपर एक पेपर को लपेट देता है। फिर उसके बाद उन चारों ब्रेड को 4 कोने में रखने के बाद अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि क्लाइन के ऊपर इस रिचुअल का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से क्लाइन को कुछ होने लगता है और वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है।
जहाँ पे उसके चारों तरफ बस धुआं था। लेकिन इस दुनिया में इस धुएं को बोला जाता है द ग्रे फॉग। और यहाँ पे क्लाइंट के सामने 2 स्टार होते हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। और यहाँ पे क्लाइंट दोनों ही स्टार को छू देता है, जिसके बाद दोनों स्टार वहाँ पे फट जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑड्री नाम की एक लड़की को, जो कि अपने मिरर के सामने थी। और वहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है एल्गर, जो कि सी के किनारे बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये दोनों ही अपनी मर्जी के बिना इस ग्रे दुनिया में आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को क्लाइंट की एक बहुत बड़ी सी परछाई दिख रही होती है। अब बस फर्क इतना होता है कि ये तीनों एक दूसरे का चेहरा ढंग से नहीं देख सकते। अब यहाँ पे क्लाइंट ये सोच रहा होता है कि क्या इन दोनों को मैंने यहाँ पे बुलाया है। लेकिन तभी यहाँ पे ऑड्री पूछती है कि क्या आप इस जगह के, यानी कि इस पवित्र जगह के मास्टर हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे क्लाइंट सोच रहा होता है कि अगर ये जगह इतनी पवित्र है तो इसका मंदिर कहाँ पे है। और तभी इतना सोचने के बाद वहाँ पे एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए क्लाइंट वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल को ले आता है और वहाँ पे अपने लिए एक बड़ा सा चेयर भी ले आता है, यानी कि वो अपने लिए एक सिंहासन बनाता है। फिर यहाँ पे ऑलिवर बोलने लगता है कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है और आप कौन है। अब यहाँ पे क्लाइंट सोचने लगता है कि मैं इन दोनों को अपना नाम क्या बताऊं। तभी यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि मेरा नाम है द फूल, और ये वही नाम है जो कि क्लाइंट ने अपने टैरो कार्ड के अंदर देखा था। फिर यहाँ पे ऑड्री पूछती है कि द फूल, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है, और अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है ये इस नई दुनिया को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो यहाँ पे क्लाइंट से पूछती है कि हम बियॉन्डर कैसे बन सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब यहाँ पे क्लाइंट नहीं दे पाता, क्योंकि क्लाइंट को बियॉन्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। फिर यहाँ पे ऑलिवर बताता है कि तुम जरूर लियोन किंगडम से बिलोंग करती हो, तो अगर तुम्हें बियॉन्डर बनना है तो तुम्हें किसी एक चर्च को ज्वाइन करना होगा। लेकिन बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। वैसे तो बियॉन्डर कई सारे लोग बन चुके हैं, लेकिन वो लोग बनने के बाद लगातार डार्क मैजिक से लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑड्री पूछती है कि क्या चर्च के अलावा कोई और रास्ता है बियॉन्डर बनने का। तो यहाँ पे ऑलिवर बताता है कि ऐसा करने के लिए फिर तुम्हें एक रॉयल फैमिली को ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑड्री फिर से पूछती है कि क्या कोई और रास्ता है। तो यहाँ पे ऑलिवर बताता है कि एक और रास्ता है, और इस वाले रास्ते में तुम्हें एक मैजिक पोशन को पीना होगा। और यहाँ पे ऑलिवर बताता है कि मेरे पास सीक्वेंस 9 के 2 पोशन पड़े हुए हैं, एक का नाम है सेलर और दूसरे का नाम है स्पेक्टेटर, और इन पोशन को पी लेने के बाद तुम एक बियॉन्डर बन सकती हो। अब यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों की बातें सुनता रहता है, और वो समझ जाता है कि जरूर ये दोनों एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये बात भी समझ जाता है कि सीक्वेंस उस पावर का लेवल होगा। और यहाँ पे क्लाइंट ये भी सोच रहा होता है कि शायद इस दुनिया में उसको लाने वाला एक बियॉन्डर है। यही कारण है कि अचानक से वो इस दुनिया में आ गया, और ऊपर से इस दुनिया के बारे में उसे लगातार चीजें पता चल रही हैं। फिर यहाँ पे ऑड्री बताने लगती है कि मैंने इस आदमी के साथ एक डील क्रैक कर ली है, जहाँ पे यह आदमी मेरे को एक मैजिक पोशन देगा और उसके बदले में मैं इसको कुछ सामान दूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लगातार ऐसी मीटिंग करते रहें। यहाँ पे ऑलिवर भी बताता है कि मिस्टर फूल, आपकी पावर हम दोनों से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी छोटी मोटी मीटिंग हम दोनों कंडक्ट कर लेंगे, आपको बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ऑलिवर सोचता है कि वो लगातार ऐसी मीटिंग में आ करके लगातार अपने सामान को बेच करके बदले में कोई अच्छा सामान ले सकता है। यहाँ पे क्लाइंट भी समझ जाता है कि उसे इस तरीके की मीटिंग लगातार करनी पड़ेगी, ताकि उसे इस दुनिया के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी, और ऊपर से वो अपनी दुनिया में फिर जा सकता है। तभी यहाँ पे ऑड्री बताती है कि हम लोगों को भी अपने कोड नेम रख लेने चाहिए, यानी कि हम लोग इस दुनिया में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑड्री अपना नाम रख लेती है जस्टिस, और यहाँ पे ऑलिवर अपना नाम रखता है द हैंग्ड मैन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी आ करके क्लाइंट के दरवाजे पे खटखटाता है। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों से बोलता है कि मैं इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करता हूँ, और इतना बोलने के बाद वो इन दोनों को उनकी जगह पे भेज देता है। और फिर यहाँ पे क्लाइंट जैसे अपने रूम में वापस आता है, वो देखता है कि गेट पे पुलिस आई है, इसलिए तुरंत ही अपनी बुक को छुपा देता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, और अपनी बंदूक भी छुपा देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस वाले का नाम होता है लेनर्ड, और उसका एक और साथी भी वहाँ पे आता है जिसका नाम होता है डन स्मिथ, और ये दोनों क्लाइंट से मिलने के लिए आते हैं ताकि उससे पूछ सके कि तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ था। और यहाँ पे लेनर्ड को क्लाइंट की डायरी मिल जाती है। वो तुरंत ही उससे पूछता है कि तुमने डायरी के आखिरी पन्ने में क्या लिखा है कि सब मर जाएंगे और तुम भी, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद क्लाइंट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इन दोनों को क्या बताए। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट बताने लगता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, और इनफैक्ट मैंने खुद को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया।
आप चाहें तो बंदूक देख सकते हैं, जो कि मैंने डस्टबिन के अंदर रखी है। फिर यहाँ पे डन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक साइकिक के पास लेके जाएंगे जो कि तुम्हारी मेमोरीज को वापस ले आएगा। अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पे क्लाइन और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको डर इस बात का था क्योंकि अगर ऐसा हुआ यानी कि साइकिक ने उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ किया तो इन दोनों को पता चल जाएगा कि ये इस दुनिया का नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों क्लाइन को लेकर के जा रहे होते हैं अपने साथ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक लड़का ब्रेड को चोरी करके भाग रहा था और तभी इन दोनों का ध्यान उस लड़के पे चला जाता है और इस मौके का फायदा उठा करके क्लाइन वहां से भाग जाता है। फिर भागते भागते क्लाइन एक गली के अंदर आता है। वो देखता है कि वहां पे किसी ने उसके ऊपर पानी फेंका है, लेकिन वो पानी हवा में ही रुक जाता है। वो ये भी देखता है कि उसके आसपास जो भी सामान है वो भी हवा में उड़ रहे हैं और इनको देखने के बाद यहाँ पे क्लाइन समझ जाता है कि ये काम एक बियॉन्डर का है। फिर वो भागते भागते एक हॉर्स कार्ट के अंदर बैठ जाता है और फिर बाद में हॉर्स कार्ट के ड्राइवर को बोलता है कि मेरे को समुद्र के पास ले करके चलो। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद क्लाइन जब विंडो से झांकता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब वो ड्राइवर को बोलता है गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं करता और लगातार गाड़ी को उधर से लेकर के जा रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे क्लाइन को पता चलता है कि उसका जो ड्राइवर है वो कोई और नहीं बल्कि डन है और वो उसको लेकर के जा रहा है वेल्च के घर पे। लेकिन फिर अचानक से क्लाइन की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में देखता है। यहाँ पे क्लाइन को ऐसा लगता है कि शायद जो भी चीज उसके साथ हुई है सुबह से लेकर के अब तक वो शायद एक सपना था। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे डन आ जाता है और यहाँ पे डन बताने लगता है कि मैं एक बियॉन्डर हूँ और रात में हमारी पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्लाइन सोच रहा होता है कि हमारे से इसका क्या मतलब है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही क्लाइन बाहर आता है तभी अचानक से कोई पीछे से आकर के उसे पकड़ लेता है और ये लड़की अचानक से क्लाइन को पकड़ लेती है और ये लड़की भी एक बियॉन्डर होती है और फिर उसके बाद वो क्लाइन की मेमोरीज के अंदर झांकने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइन अपनी मेमोरीज के अंदर अपने असली माँ बाप को देख पा रहा था, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइन के जो माँ बाप थे वो एक फॉग से ढके हुए थे। फिर बाद में ये लड़की यहाँ पे क्लाइन से पूछती है कि एंटीगोनस फैमिली की बुक कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्लाइन बताता है कि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद ये लड़की पूछती है कि चलो इतना तो बता सकते हो कि वेल्च और नाया के घर पे उस रात क्या हुआ था। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था। फिर ये लड़की पूछती है कि जब तुम्हारे दोस्त मरे थे तब उस समय तुम क्या कर रहे थे, और यहाँ पे क्लाइन के हाथ में एक बंदूक आ जाती है, जिसके बाद क्लाइन अपने ऊपर वो बंदूक चला लेता है और फिर यहाँ पे क्लाइन ये बताने की कोशिश करता है कि उस रात मैंने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और ये देखने के बाद ये लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे क्लाइन सच बोल रहा है। फिर उसके बाद वो डन को भी बताने लगती है कि क्लाइन ने उस रात को अपने आप को गोली मारी थी और इसके अलावा मैंने इसके मेमोरीज में भी कोशिश की झांकने की, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे डन बताता है कि देखो एंटीगोनस फैमिली की बुक चोरी हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए एक काम करो तुम हमें ज्वाइन कर लो, जिसके बाद तुम भी एक बियॉन्डर बन सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन क्लाइन एक पते पे जाता है। ये बेसिकली पता होता है एक पब का। यहाँ पे क्लाइन सोचता है कि अगर मैं नाइट हॉक की टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो हो सकता है इसके बाद मेरे को यहाँ की काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी, और इसके अलावा अगर मैं इनकी टीम को ज्वाइन करता हूँ तो मैं सेफ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि क्लाइन पब के अंदर चला आता है और यहाँ पे आने के बाद वो एक राइट नाम के आदमी से मिलता है और उसको बताता है कि मेरे को डन स्मिथ ने यहाँ का पता दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी क्लाइन को लेकर के एक एलिवेटर के अंदर आ जाता है और फिर एलिवेटर से नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लाइन फ्रंट डेस्क के क्लर्क से मिलता है। वो उसको अपने साथ लेकर के जा रही होती है डन स्मिथ के रूम में, और यहाँ पे क्लर्क क्लाइन को ये भी बताती है कि ये हमारा ऑफिस है, यानी कि नाइट हॉक का ये ऑफिस है जो हमने नीचे बना के रखा है। और ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइन काफी सारे बियॉन्डर से भी मिलता है रास्ते में। और फिर हम देखते हैं कि क्लाइन डन स्मिथ के रूम में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डन उसके सामने एक पेपर देता है और बोलता है कि इसको साइन करो, ये तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको देखने के बाद क्लाइन यहाँ पे पूछता है कि क्या मैं भी पुलिस में शामिल होने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम केवल दुनिया को दिखाने के लिए पुलिस में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई तो ये है कि हम चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं, और अगर कोई भी मर्डर हो जिसके अंदर सुपरनेचुरल या कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया होता है तभी जाकर के हम उस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल केसेस को अपने हाथ में नहीं लेते। और अब यहाँ पे क्लाइन भी इनका एक मेंबर बन जाता है, यानी कि वो भी अब नाइट हॉक का एक मेंबर है। यहाँ पे फिर क्लाइन बोलता है कि अब से मैं आपको कैप्टन कह के बुलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि देखो बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। और इतना बोलने के बाद डन उसे एक दूसरे रूम में ले आता है और यहाँ पे बताता है कि देखो यहाँ पे जितने भी लोगों की ग्रेव तुम देख रहे हो वो सब हमारे नाइट हॉक के मेंबर थे जो सभी बियॉन्डर बनना चाहते थे, लेकिन बियॉन्डर बनने के चक्कर में उन्होंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और आगे चल करके उनकी मौत हो गई।
चलो ये सब रहने दो, अब ये बताओ कि तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है। फिर यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी कि गॉड ने जन्म लिया और उसने रोशनी की सबसे पहली किरण बनाई और फिर उसके बाद उसने इस पूरी दुनिया का निर्माण किया। उसकी एक आंख बनी सूरज और दूसरी आंख बनी क्रिम्सन मून और उसके शरीर से बना ये धरती और तारे। फिर यहाँ पे डन बताता है कि हम सबको ये कहानी पता है, चलो मैं तुमको ये बात बताता हूँ कि पोशन को बनाया कैसे जाता है। एक्चुअली में होता ही है कि हमारे पास काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको मिला देने के बाद हम उन पोशन को बना पाते हैं। और अगर किसी को बियॉन्डर बनना है तो उसको सबसे पहले वो पोशन पीना पड़ेगा, जिसके बाद उसके सामने 22 पाथवे ओपन हो जाते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 4 पोर्शन है सीक्वेंस 9 के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक सीक्वेंस 9 से शुरू होता है और 1 तक जाता है। तो पहले पोर्शन का नाम है स्लीपनेस, जो कि डार्कनेस पाथवे को जाता है। दूसरे पोर्शन का नाम है कॉर्प्स कलेक्टर, जो कि डेथ पाथवे को जाता है। तीसरा पोर्शन है मिस्ट्री प्रेयर, जो कि हर्मिट पाथवे को जाता है। और आखिरी पोर्शन का नाम है सीयर, जो कि फूल पाथवे को जाता है। तो अगर यहाँ पे क्लाइंट स्टार्टिंग के 2 पोर्शन को चुनता है तो उसको लड़ाई की पावर मिलेगी, लेकिन बाकी 2 पोर्शन के साथ ऐसा नहीं है। और सीयर वाला जो पोर्शन है उसका केवल एक ही सिर्फ इनके पास पड़ा है। फिर यहाँ पे डन इसको भेज देता है ओल्ड नील के पास और बोलता है कि उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम चुन सको कि तुम्हें कौन से पाथवे पे जाना है। अब यहाँ रास्ते में क्लाइंट सोचता है कि उसे कोई भी एक पोर्शन को चुन लेना चाहिए और किसी भी एक पाथवे पे चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे तो बस इस दुनिया के बारे में जानना है, उसे पावर से कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद वो पहुंचता है एल्केमी रूम में, जहाँ पे वो मिलता है नाइल से और उसको पता चलता है कि नाइल खुद एक बियॉन्डर है जो कि सीक्वेंस 9 पे अभी काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे नाइल उसको बताने लगता है कि देखो तुम आराम से डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन से पाथवे को चुनना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरी मदद करो इस बुक को संभालने में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद नाइल उसको बताने लगता है कि मेरे पास एम्परर रोजेल की एक बुक है, लेकिन मैं इस बुक को पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। इसलिए एक काम करो, तुम ये पढ़ने लो और अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि इसमें क्या लिखा है। और यहाँ पे क्लाइंट पेज को देखने के बाद समझ जाता है कि ये लैंग्वेज चाइनीज है और यहाँ पे क्लाइंट खुद भी चाइना से आया था, इसलिए वो आराम से पढ़ पा रहा था कि रोजेल ने अपने बारे में क्या लिखा है। और इसको पढ़ने के बाद क्लाइंट को यहाँ पे पता चलता है कि रोजेल बहुत ही मस्त आदमी था और वो खुद भी उसी की तरह फ्यूचर से आया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोजेल ने लिखा हुआ था कि पोशन को पीने के बाद तुम्हें उस तरीके की एक्टिंग भी करनी होगी, क्योंकि पोशन के नाम केवल नाम नहीं है बल्कि उसमें ये भी दर्शाता है कि तुम्हें किस तरीके से पोशन को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक्वायर करना है और ऐसा करने के लिए तुम्हें उस तरीके की लगातार एक्टिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे रोजेल ये बात भी बताता है कि मैंने पाथवे को चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी और यही कारण है कि अब मैं पछता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी आगे चल करके पाथवे को चुनता है तो उसको बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि पाथवे अगर गलत चुना तो आगे चल करके बहुत परेशानी हो सकती है। और फिर यहाँ पे इन पन्नों को पढ़ लेने के बाद हम देखते हैं कि वो नाइल को बताने लगता है कि मैं सीयर वाले पोर्शन को चुनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे नील उसको एक वार्निंग देता है और बताता है कि देखो एक बार अगर तुमने कोई पोर्शन पी लिया तो उसके बाद तुम अपना पाथवे बदल नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर यहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नील काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके एक पोर्शन बनाता है और फिर उसके बाद क्लाइंट के सामने उस पोर्शन को रख देता है और बोलता है कि इसको पी लो। अब यहाँ पे क्लाइंट जैसी पोर्शन को पीता है अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोर्शन है उसके ब्लड में जाकर के मिल जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट को लगातार चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन नील उसको बताता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें चक्कर आते रहेंगे, लेकिन अपने माइंड को फोकस करो, थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि तुम्हें चक्कर आने रुक जाएंगे। और अब फाइनली यहाँ पे क्लाइंट बन जाता है एक बियॉन्डर, वो भी सीक्वेंस 9 का। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे हर एक चीज कलरफुल दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे नील बताता है कि ये तुम्हारी पावर है जिसकी मदद से तुम देख सकते हो कि सामने वाले का ऑरा क्या है और ऊपर से तुम ये भी देख सकते हो कि सामने वाले की हेल्थ कंडीशन कैसी है। लेकिन इसके अलावा क्लाइंट यहाँ पे स्पिरिट को भी देख सकता था, वो वहाँ पे एक स्पिरिट को देखता भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था, वो बोल रहा होता है कि मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नील बताता है कि देखो ये चीज होना आम है, तुम अगर अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ऐसा फील हो सकता है। फिर इसके बाद क्लाइंट अपने सिर के ऊपर डबल टैप करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो स्पिरिट विजन होती है वो खत्म हो जाती है और फिर यहाँ पे वो समझ जाता है कि उसे कैसे करके अपनी पावर को ऑन करना है और कैसे स्विच ऑफ करना है। वो यहाँ पे फिर नॉर्मल देखने लगता है। फिर यहाँ पे नील बताता है कि स्पिरिट विजन के अलावा तुम्हारे पास और भी कई सारी पावर है, लेकिन आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और इधर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ डीमन हंटर के बुलेट्स देना चाहता हूँ
जो तुम्हारे आगे चल करके काम आएंगे। फिर इसके बाद क्लाइंट जब डन के पास वापस आता है तो डन उसको बताता है कि देखो अब तुम एक बियॉन्डर बन चुके हो और बियॉन्डर की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्लर्क की जॉब करो ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। और हम देखते हैं कि डन यहाँ पे उसको एडवांस में सैलरी भी दे देता है जो कि 12 पाउंड होते हैं। और इनको देखने के बाद क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा गरीब है, ऑलरेडी उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए इतने सारे पैसे एक साथ देखने के बाद यहाँ पे क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे डन बताता है कि तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें जा करके अपने लिए एक छड़ी खरीदनी होगी। फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट जब अपने लिए एक छड़ी खरीद लेता है फिर उसके बाद वो वेल्स के घर के आसपास लगातार चक्कर काट रहा होता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिसके बाद वो पता लगा सके कि एंटीगोनस फैमिली की बुक कहाँ चली गई। अब यहाँ पे क्लाइंट ये काम कर ही रहा होता है कि तभी लेनर्ड उसके सामने आ जाता है और उसको बताता है कि तुम्हें मेरे साथ एक पहले मिशन पे चलना होगा। तो हमारा मिशन ये है कि एलियट नाम के एक लड़के को किडनैप कर लिया गया है, अब हमें पता लगाना है कि एलियट कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट पूछता है कि पर हम ऐसे केसेस को सॉल्व क्यों कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी सुपरनेचुरल पावर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेरे को पता चला है डन से कि हम केवल ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं जिसके अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे लेनार्ड बताता है कि देखो तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये जो आदमी है जिसने कि हमें ये मिशन दिया है वो हमारा रेगुलर क्लाइंट है, यही कारण है कि हम उसका ये काम कर दे रहे हैं और तुम्हारी सीयर वाली पावर हमारे काम आ सकती है उस लड़के को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसको कुछ कपड़े दिए जाते हैं, यानी कि क्लाइंट को कुछ कपड़े दिए जाते हैं बच्चे के, और फिर उसके बाद क्लाइंट अपनी झड़ी उस कपड़ों के ऊपर रख देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डाउजिंग रॉड नाम की एक पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में वो लड़का होगा उसी डायरेक्शन में वो झड़ी गिर जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट डबल टैप करके अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि एलियट नाम का वो लड़का किस गली में है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक घर के सामने आकर के रुकते हैं और यहाँ पे घर के बाहर से क्लाइंट को दिख रहा होता है कि दोनों किडनैपर चेयर के ऊपर बैठे हैं और बच्चे को साइड में बांध के रखा गया है। फिर यहाँ पे लेनर्ड बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही दरवाजा तोड़ करके अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि दोनों किडनैपर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेनर्ड उनकी गोलियों से बच जाता है और फिर उसके बाद अपने हाथों से बंदूक को तोड़ देता है और फिर इसके बाद दोनों किडनैपर्स की जम के कुटाई करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाते हैं, लेकिन अचानक से दोनों किडनैपर को कुछ होने लगता है और वो दोनों फिर से उठ जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। फिर यहाँ पे लेनर्ड क्लाइंट को बताता है कि देखो बच्चे को लेकर कहीं बाहर चले जाओ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों किडनैपर्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है और ये मॉन्स्टर चला जाता है लेनर्ड के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये दोनों मॉन्स्टर मिल करके भी लेनर्ड को छू नहीं पाते। ऐसा लग रहा होता है कि लेनर्ड लगातार अपने आप को टेलीपोर्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। फिर ये मॉन्स्टर इधर से भागने की कोशिश करता है और फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट तभी उसे गोली मार देता है। फिर ये मॉन्स्टर हवा में उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ होने लगता है हवा में और उसकी बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। और ये हुआ है लेनर्ड की वजह से, क्योंकि हमें पता चलता है कि लेनर्ड एक बियॉन्डर है, वो भी सीक्वेंस 8 का, और उसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट्री। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोएट्री से यानी कि अपनी लोरी से किसी को भी सुला सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट को कुछ होने लगता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि जैसे क्लाइंट इस रूम में पहले भी आ चुका हो। और फिर इसके बाद बच्चे को उसके माँ बाप से मिला दिया जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोनों किडनैपर्स ने एक्चुअली में पोशन पी लिया था और यही कारण है कि वो दोनों मॉन्स्टर में बदल गए थे। हमें ये बात भी पता चलती है कि कोई भी पोशन पी करके बियॉन्डर नहीं बन सकता। फिर हम देखते हैं कि काम खत्म हो जाने के बाद क्लाइंट इधर से चला जाता है और लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें इसकी पावर कैसी लगी। अब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में अपने शैडो से बात कर रहा था और उसकी शैडो बताती है कि मुझे उसकी पावर इतनी ज्यादा यूनिक नहीं लगी। अब यहाँ पे क्लाइंट अपने घर आ चुका है और वो मेलिसा को बताने वाला है कि मेरे को जॉब लग गई है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि क्लाइंट उसी रूम में वापस से पहुंच जाता है जिस रूम को देखने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ था कि शायद वो यहाँ पे पहले आ चुका है। और फिर वो देखता है कि उसके सामने एक डायरी है, उसमें लिखा हुआ था कि सब मर जाएंगे, मैं भी। वो इसको देख ही रहा होता है कि अचानक से ये जगह बदल जाती है और फिर वो देखता है कि उसके पाँव के नीचे द फूल वाला कार्ड आ चुका है और वहाँ पे कोई है जो हंस रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर क्लाइंट की आंख खुलती है और वो अपने आप को अपने रूम में देखता है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि वो सपना जो था वो बेकार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को ये बात पता चलती है कि जो किडनैपर का रूम था वहाँ पे जरूर एंटीगोनस फैमिली की जो बुक है उसका क्लू होगा, इसलिए वो सोचता है वहाँ पे जाने का। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट ने अपने पैसे से अपने लिए एक अच्छा घर ले लिया है और वहाँ पे उसकी बहन के साथ वो रहने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का बड़ा भाई बेंसन वहाँ पे आता है और उसको पता चलता है कि क्लाइंट ने अपने पैसे से एक बड़ा घर ले लिया है।
और फिर यहाँ पे बेंसन उसको एक गिफ्ट देता है। वो बताता है कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो मैं तुम्हारे लिए एक सूट लाया हूँ, अब से इसी को पहन करके तुम जाओगे अपने जॉब पे। और फिर इसके बाद ये तीनों अपने सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नए घर को और उसके साथ ही साथ क्लाइंट की नई जॉब को। फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पे डन एक आदमी से पूछताछ कर रहा होता है और इस आदमी का नाम होता है जेनकिन, जिसको हमने पहले देखा था जो क्लाइंट का पीछा कर रहा है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैन अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और जेनकिन के सपने में झांकता है तो उसे पता चलता है कि पहले जो एंटीगोनस फैमिली की बुक थी वो जेनकिन के पास ही थी, लेकिन फिर जेनकिन को किसी ने पैसे दिए और जेनकिन ने वो बुक किसी को बेच दी। अब यहाँ पे लेनर्ड उसके सिर के पीछे एक सिंबल देखता है और बताता है कि ये आदमी जरूर सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। और यहाँ पे सीक्रेट ऑर्डर का जो ग्रुप है वो बेसिकली बुरे लोगों का एक ग्रुप होता है। और यहाँ पे इन दोनों को इस बात की फिक्र होती है कि अगर उन लोगों को एंटीगोनस बुक हमसे पहले मिल गया तो वो लोग उस बुक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों को मिल करके उस बुक को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है, वो इन दोनों को बताता है कि क्लाइंट को बुक से रिलेटेड कोई क्लू मिला है। और फिर इसके बाद ये दोनों भी उस घर में चले आते हैं जहाँ पे पहले किडनैपर्स थे। और यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों को एक रूम में ले आता है, लेकिन रूम में आते ही वो देखता है कि वहाँ पे कोई बुक नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक औरत की लाश है जो सड़ रही है और इस औरत का एक बड़ा बच्चा होता है, उसका नाम होता है रे बीबर। तो यहाँ पे इन लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है रे बीबर ने ही अपनी माँ का खून किया हो और बुक को लेकर के यहाँ से भाग गया हो। फिर इसके बाद क्लाइंट अपनी पावर से पता लगाने की कोशिश करता है कि रे बीबर का लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो रूम में ही घूम रही होती है और फिर उसके बाद वो क्लाइंट के ऊपर ही हमला करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे डन उसको ऐसा करने से रोक देता है। और फिर डन बताता है कि हो सकता है इस रूम में कोई ऐसी पावर है जो कि हमें रे बीबर तक पहुंचने से रोक रही है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा रे बीबर तक पहुंचने के लिए। फिर इसके बाद डन क्लाइंट को ले करके एक दूसरी जगह चला आता है और यहाँ पे आने के बाद वो सबसे पहले तो उसके सूट की तारीफ करता है और बाद में उसे एक पेंडुलम देता है और बताता है कि ये पेंडुलम तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम अपने पावर का अच्छे से इस्तेमाल करो। यहाँ पे डन ये बात भी बताता है कि हमें परमिशन मिल गई है कि हम सील्ड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सील्ड आर्टिफैक्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल बियॉन्डर कभी कभी करते हैं और यहाँ पे डन सोच रहा है इन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करने का ताकि वो रे बीबर को ढूंढ सके। और ये जो आर्टिफैक्ट होता है ये किसी और शहर में था और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बियॉन्डर उस आर्टिफैक्ट को लेकर के आते हैं डन के पास। अब ये लोग जो आर्टिफैक्ट लेकर के आते हैं उसका नंबर होता है 2049 और यहाँ पे डन बताता है कि ये आर्टिफैक्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हार्सन बताता है कि देखो अगर हमें रे बीबर को पकड़ना है, क्योंकि हमारा शक इस बात का है कि कहीं वो एंटीगोनस फैमिली का मेंबर तो नहीं, तो हमारे पास 2049 के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट को एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। फिर यहाँ पे हार्सन बताता है सबको कि देखो आर्टिफैक्ट को हम बाहर निकालने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना लेफ्ट हैंड आगे करो और बाद में उसको ऊपर नीचे करते रहो। यहाँ पे क्लाइंट सोचता है कि सब क्या चल रहा है, लेकिन अब सब लोग कर रहे थे तो यहाँ पे क्लाइंट भी वो काम करने लगता है। और फिर इस आर्टिफैक्ट के अंदर से क्लाउन बाहर निकल करके आता है, जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन बाद में एक डीमन की तरह लगने लगता है और वो यहाँ पे अचानक से जकड़ लेता है क्लाइंट को और ऐसा लग रहा था कि वो क्लाइंट को एक पपेट में बदल देगा, लेकिन यहाँ पे लेनर्ड उसकी जान बचा लेता है। और फिर यहाँ पे लेनर्ड बताता है कि देखो ये जो पपेट है ये 5 मीटर के अंदर किसी को भी अपने वश में कर सकता है और अपने पपेट की तरह उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें उस आदमी को पपेट बनने से बचाना है तो उसको सिंपल सा एक धक्का दे दो, जैसा कि मैंने अभी तुम्हारे साथ किया। लेकिन यहाँ पे डॉल लगातार क्लाइंट के पीछे पड़ जाता है, तो यहाँ पे डन बताता है कि हो सकता है क्लाइंट के पास क्योंकि एंटीगोनस फैमिली की पहले बुक थी तो यही कारण है कि डॉल लगातार उसके पीछे पड़ जा रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉल डन को भी अपना शिकार बना लेती है, लेकिन यहाँ पे डन को उसका पपेट बनने से पहले बचा लिया जाता है और यही कारण है कि ये लोग अपना हाथ ऊपर नीचे हिला रहे थे ताकि अगर कोई भी पपेट में बनने वाला हो तो इन सबको पता चल जाए कि वो कौन है जो पपेट में बदलने वाला है और वे लोग उसकी जान बचा सके। तभी ये लोग रे बीबर का जो कोट है वो डॉल के सामने फेंक देते हैं और डॉल उस कोट को देखने के बाद गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का ही एक वंशज है और यहाँ पे लोग ये बात भी समझ जाते हैं कि डॉल उनको ले जाएगी रे बीबर तक। और यहाँ पे हम देखते हैं रे बीबर को जो कि एक वेयर हाउस में होता है और यहाँ पे वो एंटीगोनस फैमिली का जो बुक होता है उसकी सारी पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और यही कारण है कि रे बीबर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। उस रिचुअल में वो करता ये है कि वो बुक को अपने पेट के अंदर डाल लेता है ताकि उसको बुक की सारी पावर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रे बीबर धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल रहा था और तभी वहाँ पे एक जोकर आ जाता है जो कि सीक्रेट ऑर्डर का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस जोकर को भी वो बुक चाहिए, लेकिन वो सोच रहा होता है कि वो बुक ले कैसे, क्योंकि बुक तो रे बीबर के पेट के अंदर जा चुकी है।
और यहाँ पे इस वेयर हाउस के सामने हम देखते हैं कि नाइट हॉक की पूरी टीम भी आ जाती है और यहाँ पे फिर क्लाइंट सबको बताता है कि वेयर हाउस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि वेयर हाउस के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकल करके आता है और यहाँ पे वो तुरंत ही हमला कर देता है हर किसी पे। हम देखते हैं यहाँ पे कि क्लाइंट को छोड़ करके बाकी जितने बियॉन्डर्स होते हैं वो चले जाते हैं लड़ने के लिए इस मॉन्स्टर से। अब यहाँ पे लगातार हर एक बियॉन्डर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे डन डेली को बोलता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि इसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि जो रे बीवर है वो ऑलरेडी मर चुका है और अभी फिलहाल के लिए वो बुक के कंट्रोल में है। और फिर यहाँ पे डेली अपनी पावर का इस्तेमाल करके पता लगा लेती है कि इस मॉन्स्टर की कमजोरी क्या है। लेकिन इस मॉन्स्टर को हराने के लिए इन्हें कम से कम 3 सेकंड तक उसे पकड़ के रखना होगा। और फिर यहाँ पे डन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को एक जगह पे बांध देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर से काफी सारे स्पाइक्स निकल रहे होते हैं और वो जो स्पाइक्स होते हैं वो सीधा डन और लेनार्ड के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। और फिर ये मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनके चंगुल से छूट रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्लाइन आता है और उस मॉन्स्टर को सुला देता है। फिर उसके बाद डेली वहाँ पे आकर के अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर को एक बबल की तरह फोड़ देती है। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में यहाँ पे डेली भी घायल हो जाती है। तब यहाँ पे डन उसके पास आता है और उसको एक मैजिक पोशन पिला देता है। बेसिकली कोई मैजिक पोशन नहीं बल्कि एक हीलिंग पोशन होता है। और यहाँ पे क्लाइंट उस बुक को उठा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लाइंट के पीछे से वो जोकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे डन उसको गोली मार देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो जोकर का एक छलावा था। और यहाँ पे डन क्लाइंट को बोलता है कि बुक को छुपा लो और गलती से भी 2049 के पास मत चले जाना। और हमें पता चलता है कि जोकर एक बियॉन्डर है जो कि सीक्वेंस 7 का है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे इन सभी नाइट हॉक के मेंबर से ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे फिर जोकर अलग अलग करतब करके एक एक को लगातार हराता जा रहा था। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब लोग इस जोकर को हराए कैसे। और तभी क्लाइंट उसके ऊपर गोली चला देता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जोकर को गोली लग जाती है, लेकिन वो जोकर उस गोली को अपने पेट से निकाल करके सीधा अपने हाथ में ले आता है। और फिर इसके बाद ये जोकर सबको चकमा दे लेने के बाद 2049 का बॉक्स खोल देता है। और ऐसा होने के बाद इस डॉल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एंटीगोनस फैमिली की जो बुक होती है वो इसकी मदद कर रही थी इसकी पावर को बढ़ाने में। और हम देखते हैं यहाँ पे कि ये डॉल हर किसी को अपना पपेट बना लेती है। यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि उसे अगर पपेट बनने से बचना है तो उसे कैसे भी करके एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, यानी कि कोई आकर के उसे धक्का दे। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट अपने रिचुअल का इस्तेमाल करता है और चला जाता है ग्रे फॉग की दुनिया में। और फिर क्लाइंट अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट एक पपेट तो नहीं बन रहा, लेकिन क्लाइंट को कैसे भी करके नाटक करते रहना होगा ताकि वो सही समय का इस्तेमाल करके डॉल के ऊपर हमला कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेनर्ड भी अपने शैडो का इस्तेमाल करके पपेट की दुनिया से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे जोकर क्लाइंट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बुक दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम एक पपेट बन जाओगे। और तुम एक सीक्वेंस 9 के सीयर हो और मैं सीक्वेंस 7 का सीयर हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीक्वेंस 8 पे तुम्हें क्लाउन मिलेगा। और इतना बोलने के बाद ये जोकर खुद भी पपेट के रेंज में आ जाता है, यानी कि वो डॉल के रेंज में आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी एक पपेट बनने लगता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जब ये जोकर एक जगह फ्रीज हो जाता है और वो धीरे धीरे पपेट में बदलने वाला होता है, तभी यहाँ पे क्लाइंट उस पर गोली चला देता है और ये जोकर मरने से पहले बोलता है होरनाकिस। अब इसका मतलब यहाँ पे क्लाइंट को भी नहीं पता था। और फिर इसके बाद डॉल का जो बॉक्स होता है उसको बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद हर एक चीज नॉर्मल हो जाती है। और फिर इसके बाद ये लोग बुक को अपने साथ ले जाते हैं और एक गेट के अंदर बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डन जो है क्लाइंट की तारीफ करता है और बोलता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तभी यहाँ पे क्लाइंट की नजर पड़ती है उस जोकर की बॉडी पे और यहाँ पे डन उसको समझाता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए ऐसा मत समझो कि तुमने किसी का खून कर दिया, बल्कि ये समझो कि तुमने ये जो काम किया ये जरूरी था, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आगे चल करके जोकर बाकी लोगों की जान ले लेता। और अगले दिन हम देखते हैं कि हार्सन 2049 को अपने साथ वापस लेकर के जा रहा होता है और जाने से पहले वो भी क्लाइंट की तारीफ करता है। फिर उनके वहां से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डन क्लाइंट को बोलता है कि अब तुम भी घर जाओ और आराम करो। और यहाँ पे क्लाइंट को पता चलता है कि उसका जो पोषण है वो डाइजेस्ट हो गया उसके पेट में, क्योंकि ज्यादातर पोषण को डाइजेस्ट होने में कई बार 1 साल भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को ये बात जाननी थी कि जोकर ने आखिरी में उससे क्या बोला था, इसलिए उस शब्द के बारे में जानने के लिए वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलता है। इनका नाम होता है एजिक। और यहाँ पे एजिक बताते हैं कि मेरे को भी इस शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ने अब तक अपने हिस्ट्री टीचर को नहीं बताया कि मैं बियॉन्डर बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एजिक उसको बोलते हैं कि संभल के रहना, अगली बार से तुम कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसे डांट पड़ रही होती है अपने मास्टर से, और ये दोनों ही ऑरेरा ऑर्डर के मेंबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बुरे लोग हैं और बेसिकली इनका जो ग्रुप है वो एक ट्रू क्रिएटर नाम के गॉड को पूजता है। और यहाँ पे आदमी बताता है कि एंटीगोनस फैमिली के जो बुक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको समझना किसी के
बस की बात नहीं है। यही कारण है कि मैंने 3 बकरे ढूंढे थे और उन्हें वो बुक पकड़ा दिया था और उनको बोला था कि मुझे इस बुक के बारे में हर एक चीज जाननी है। और ये 3 लोग जो कि उस बुक के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ये कोई और नहीं बल्कि थे क्लाइन, वेल्च और नाया। लेकिन अब वो तीनों मारे जा चुके हैं और जो बुक है वो नाइट हॉक के पास जा चुकी है। अब यहाँ पे उसका मास्टर उसको डांटता है और बोलता है कि तुम जैसे गधे के कारण हमारे मास्टर के लौटने में देरी हो रही है। और फिर अचानक से इस आदमी को कुछ होने लगता है। ये अपनी ही दोनों उंगलियों को काट करके खा लेता है और फिर ये आदमी बताता है कि आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि अभी क्लाइन जिंदा है तो मैं उसके पास जाऊंगा और मैं पता लगाऊंगा कि बुक कहाँ पे है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्लाइन को, जो कि नील के पास आया होता है, क्योंकि आज नील उसको सिखाएगा रिचुअल मैजिक करना। और यहाँ पे मैजिक करने से पहले तुम्हें कुछ सामान चाहिए जो कि इस मैजिक में तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उन सामानों को मैंने पहले यहाँ पे रख दिया है, तो चलो मैजिक को परफॉर्म किया जाए। लेकिन मैजिक करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे नील एक वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को बना देता है चारों तरफ। अब ऐसा बनाना जरूरी था ताकि कोई भी इनके रिचुअल में बाधा न डाले। लेकिन यहाँ पे नील रिचुअल परफॉर्म करने से पहले ये बात जरूर बताता है कि रिचुअल परफॉर्म हो जाने के बाद गलती से भी किसी अनजान स्पिरिट को अप्रोच मत करना, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है तुम डार्कनेस की तरफ खींचे चले जाओ और ऐसा अगर होने लगा तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नील तुरंत ही रिचुअल मैजिक को परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद वो एवर गॉडेस को बोलता है कि प्लीज मेरे को 30 पाउंड दे दो, मेरे को अपना कर्जा चुकाना है। और इतना बोलने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्लाइन सोच रहा होता है कि इसको पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नील को एक बटुआ मिल जाता है और इसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। अब यहाँ पे क्लाइन सोचता है कि हो सकता है नील इन सारे पैसों को चुरा लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि वहाँ पे एक आदमी आता है और बताता है कि ये बटुआ मेरा है। फिर बाद में नील उसको उसका बटुआ लौटा देता है और ये आदमी नील की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए यहाँ पे यह आदमी नील को 30 पाउंड दे देता है। और फिर यहाँ पे नील बताता है कि देखा, एवर गॉडेस पे अगर तुम भरोसा रखोगे और सही से रिचुअल परफॉर्म करोगे तो हो सकता है तुम्हारी भी मन की जो हो वो पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्लाइन को अभी भी एवर गॉडेस के ऊपर भरोसा नहीं होता और उसको यही लग रहा होता है कि नील को ये पैसे इसलिए मिले हैं क्योंकि उसने बटुआ लौटा दिया, बस यही कारण था कि उसको पैसे मिल गए। क्योंकि यहाँ पे क्लाइन को अभी शक होता है कि एवर गॉडेस ऐसा कैसे कर सकती है कि तुम कुछ भी मांगो और तुम्हारे सामने वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लाइन ये बात सोचने लगता है कि रोज़ेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर तुम्हें अपने पोषण को जल्दी डाइजेस्ट करना है तो अपने पोषण की तरह एक्टिंग करो, यानी कि अगर तुम्हारे पोषण में लिखा हुआ है गधा तो तुम्हें गधे की एक्टिंग करनी होगी। और यहाँ पे क्लाइन का जो पोषण है उसका नाम है सियर। अब सियर और फॉर्चून टेलर में बस एक चीज का फर्क है, फॉर्चून टेलर भविष्य बताता है किसी चीज को देख करके या फिर कार्ड की मदद से, लेकिन यहाँ पे सियर डायरेक्ट इंसान को देख करके उसका भविष्य बताता है। तभी क्लाइन के सामने एक लड़की आती है और वो उसको एक पेपर देती है। उस पेपर पे लिखा हुआ था कि अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, बेसिकली ये फॉर्चून टेलर का एक ग्रुप होता है। और यहाँ पे फिर क्लाइन सोचता है कि मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वो देखना चाहता था कि यहाँ के लोग सच्चे हैं या फिर झूठे, इसलिए यहाँ पे वो एक आदमी को अप्रोच करता है और बोलता है कि मेरा भविष्य बताओ। तब वो आदमी यहाँ पे क्लाइन का भविष्य देख करके बताता है कि तुम जहाँ से आए हो उस दुनिया में तुम वापस जा सकते हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्लाइन समझ जाता है कि ये लोग सच्चे हैं और फिर यहाँ पे क्लाइन सोच रहा होता है कि उसे इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसका जो पोषण है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आदमी जो उसका भविष्य देख रहा था उसका नाम है ग्लास और वो लगातार खांस रहा होता है। फिर यहाँ पे क्लाइन अपनी पावर का मदद लेता है और फिर देख लेता है कि ये जो आदमी है इसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। वो तुरंत ही उसको बताता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर यहाँ पे ग्लास पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम एक डॉक्टर हो? लेकिन यहाँ पे क्लाइन बताता है कि नहीं, मैं एक सीयर हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन चला जाता है एक रिसेप्शनिस्ट के पास और यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे क्लाइन को बताती है कि विंसेंट ने बोला था कि हमारे यहाँ पे एक सीयर आने वाला है और वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। अब हमें पता चलता है कि विंसेंट इनका एक बहुत अच्छा फॉर्चून टेलर है, जिन्होंने यहाँ पे सबको बता दिया था कि एक सीयर इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अपने सभी स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि मिरर किस तरीके से एक दरवाजे का काम करता है दूसरी दुनिया के लिए, और वो सबको बता रहा होता है कि कैसे आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइन खड़ा रह के बाहर सब चीज देख रहा होता है और तभी वो देख लेता है कि विंसेंट ने एक लड़की को एक बॉक्स दिया है और वो लड़की वो बॉक्स ले करके बाहर आ जाती है। यहाँ पे क्लाइन समझ जाता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ तो गड़बड़ है और ये लड़की फिर क्लाइन को देख लेने के बाद स्माइल करती है और उधर से चली जाती है। और फिर इसके बाद क्लाइन मिलता है विंसेंट से और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद क्लाइन उधर से चला जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि विंसेंट की 2 उंगलियां कटी हुई हैं, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि विंसेंट वही आदमी है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था और वो यहाँ पे क्लाइन को जानबूझ के लेकर के आया है। अब यहाँ पे क्लाइन जब घर आ जाता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब हर कोई उसे सीयर समझेगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो पोषण है
है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा उसे ग्रे फॉग के बारे में और भी चीजें पता लगानी होंगी और वहाँ की जो पावर है उसको कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि वो अपनी दुनिया में जा सके। और ऐसा तभी हो पाएगा जब क्लाइन एक बहुत ही पावरफुल बियॉन्डर बन जाएगा। तभी उसके गेट पे उसकी बहन मेलिसा आती है और वो बताती है कि देखो मैंने एक कछुआ बनाया है। यहाँ पे क्लाइन उसकी तारीफ करता है और बाद में अपना काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बताती है कि संडे को मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार उनके घर पे जाए। और यहाँ पे क्लाइन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम सब लोग उसके बर्थडे पार्टी में चलें तो मैं चलूंगा। और फिर देखते ही देखते मंडे आ जाता है, यानी कि वो दिन जब यहाँ पे क्लाइन ग्रे फॉग के अंदर जाएगा मीटिंग करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑल्गर के बारे में और भी चीजें पता लगा लेता है, जैसे कि ऑल्गर सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और वहीं पे ऑड्री एक सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर है। ना केवल इतना ही बल्कि यहाँ पे क्लाइन इन दोनों के पाथवे सिंबल को भी देख सकता था और इसके अलावा क्लाइन अपने पाथवे सिंबल को भी देख सकता था। लेकिन क्लाइन के अलावा इन दोनों को सिंबल नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी यहाँ पे ऑड्री क्लाइन से एक सवाल पूछती है कि मिस्टर फुल, मैं भी एक बियॉन्डर बन गई हूँ, तो अब बियॉन्डर बनने के बाद मेरे को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसका जवाब ऑल्गर देता है। वो बताता है कि तुम्हारे जो पोर्शन है उसका नाम है स्पेक्टेटर। इसका मतलब ये है कि तुम्हें दूर से हर किसी पे नजर रखनी है और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पोर्शन जल्दी डाइजेस्ट हो जाए तो वैसा एक्ट करो जैसे तुम्हारे पोर्शन का नाम हो। और फिर यहाँ पे क्लाइन भी इन दोनों को वही जानकारी देता है। वो बताता है कि वैसे एक्ट करो जैसे तुम्हारा पोर्शन का नाम हो। इससे न केवल तुम्हारा डाइजेशन जल्दी होगा पोर्शन का, बल्कि इसके अलावा तुम्हारी पावर भी जल्दी इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद ऑड्री एक और सवाल पूछती है कि अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 का पोर्शन पी ले तो उसे क्या होगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि ऑड्री ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पे होता यूं है कि जब ऑड्री अपना पोर्शन पीने वाली थी तभी उसका कुत्ता वहाँ पे आ जाता है और गलती से पोर्शन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसका कुत्ता पोर्शन को पी लेता है। यहाँ पे ऑल्गर बताता है कि देखो, अगर कोई कुत्ता पोर्शन को पी ले तो दो चीजें होंगी, या तो कुत्ता मर जाएगा नहीं तो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कुत्ता भी अब एक बियॉन्डर बन चुका है। फिर यहाँ पे ऑड्री अपना तीसरा सवाल पूछती है। वो बताने लगती है कि मेरे लियोन वाले राज्य में काफी सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े पोस्ट पे हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी जगह काबिल लोग आए। अब इतने सारे काबिल लोगों को मैं लेकर के कहाँ से आऊंगी। तब यहाँ पे क्लाइन एक सिंपल सा उपाय बताता है। वो बोलता है कि तुम अपने राज्य में एक एग्जाम को कंडक्ट कराओ जिसको तुम हायर एग्जामिनेशन के नाम से बुलाओगी और इस एग्जाम के अंदर तुम लोगों से पूछोगी कि एक राज्य को कैसे चलाना है। अब इस एग्जाम में जितने भी कॉमन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जो लोग पास हो पाएंगे अच्छे मार्क्स से, केवल आगे चल करके वही गवर्नमेंट को संभालेंगे और इससे तुम्हें काबिल लोग भी मिल जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारी जो आम जनता है उसको भी पावर में आने का मौका मिलेगा। और ये जवाब सुनने के बाद दोनों यहाँ पे सोचते हैं कि क्लाइन तो एक महान आदमी है जो कि 100 सालों से शायद जिंदा होगा, यही कारण है कि उसने इतना अच्छा जवाब बताया। लेकिन यहाँ पे क्लाइन ने कोई महान काम नहीं किया, बल्कि उसकी दुनिया में जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसने उसी के बारे में इन दोनों को बता दिया। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि देखो, मीटिंग खत्म होने से पहले मैं तुम दोनों को एक टास्क देना चाहता हूँ। पहला टास्क तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हें रोजेल की डायरी के बारे में पता लगाना होगा और इसके अलावा मैं तुम दोनों को एक मंत्र दूंगा जिसकी मदद से तुम रिचुअल मैजिक परफॉर्म करोगी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें गॉड को नहीं बल्कि मेरे को बुलाना है। इससे होगा यूँ कि बिना ग्रे फॉग में आए हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। फिर मंत्रों को जान लेने के बाद यहाँ पे दोनों हैरान थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मिस्टर फूल जरूर एक गॉड लाइक एंटिटी है जो कि पुराने समय से जीते आ रहे हैं। और फिर इसके बाद क्लाइन बोलता है कि आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइन को जो कि सोच रहा होता है कि अब उसको अपनी फैमिली के सामने भी, यानी कि अपने बड़े भाई और अपनी बहन के सामने भी सियर की एक्टिंग करनी चाहिए। और फिर इसके बाद ये दोनों भाई अपनी बहन को एक अच्छा सा ड्रेस दिलाते हैं और फिर लोग बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि क्लाइन को वो लड़की मिल जाती है जिसके पास वो बॉक्स था और यहाँ पे उसको ये बात भी पता चलती है कि बॉक्स वाली लड़की और उसकी बहन आपस में दोस्त हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां एक रूम में चली जाती हैं जहाँ पे ये लड़की जिसके पास बॉक्स था वो बताती है कि विंसेंट ने मेरे को एक गिफ्ट दिया है। और फिर उस बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक मिरर होता है और यहाँ पे ये लड़की एक मंत्र को पढ़ने लगती है जो कि बेसिकली विंसेंट ने उसको दिया होता है। फिर वो मंत्र पढ़ती अचानक से वो ट्रू क्रिएटर के साथ जुड़ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसका मिरर और विंसेंट के रूम का जो मिरर है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि विंसेंट एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है और उसने जाल बिछाया था क्लाइन के लिए। और इधर पे क्लाइन सेंस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ऊपर वाले रूम में आता है तो देख लेता है कि मिरर के अंदर एक शैतानी ताकत है और उस ताकत ने यहाँ पे सेलिना को अंदर से करप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे
क्लाइंट सोचता है कि अगर उसे सेलिना को ठीक करना है तो उसे रिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जो कि नील ने उसको सिखाया था। लेकिन मैजिक को परफॉर्म करने से पहले उसको कुछ सामान चाहिए और तभी वो देखता है कि एक और रूम के अंदर उसके सारे रिचुअल के सामान पड़े हुए हैं। और इधर पे हम देखते हैं कि सेलिना अब पूरी तरीके से वश में आ जाती है मिरर के और वो बाकी दोनों लड़कियों को वहीं पे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पे क्लाइंट आ जाता है और वो अपनी मैजिक की पावर की मदद से यहाँ पे उसको बांध देता है। फिर उसके बाद रिचुअल के जितने भी सामान होते हैं उनको एक टेबल के ऊपर रख करके एवर गॉडेस से प्रार्थना करने लगता है कि इस लड़की को ठीक कर दो। लेकिन दूसरी तरफ से वेंसेंट टांग अड़ा देता है और इस लड़की को आजाद कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलिना उसको कैद कर लेती है। और फिर यहाँ पे वेंसेंट सेलिना के जरिए क्लाइंट से पूछता है कि एंटीगोनस नोटबुक के अंदर तुम्हें क्या मिला था, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को मार दूंगा। अब यहाँ पे क्लाइंट पावरलेस हो गया था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑड्री क्लाइंट की बताए हुए मंत्रों की मदद से उसके लिए प्रे कर रही होती है। और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट की बॉडी के चारों तरफ ग्रे फॉग आने लगता है, जिसके बाद वो आजाद हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंसेंट भी कमजोर हो जाता है ग्रे फॉग के सामने। अब यहाँ पे वेंसेंट सोचता है कि इससे पहले वो हार जाए उसे कैसे भी करके क्लाइंट को पकड़ना होगा। और ऐसा करने के लिए यहाँ पे वेंसेंट मिरर के अंदर अपना हाथ डाल देता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी कर पाता उससे पहले यहाँ पे क्लाइंट अपना रिचुअल परफॉर्म कर देता है, यानी कि वो अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है। और फिर इसके बाद वो एवर गॉडेस से प्रे करता है और बोलने लगता है कि सेलिना को ठीक कर दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलिना धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उतनी देर में यहाँ पे क्लाइंट उस मिरर को गोली मार देता है। और जैसे ही वो मिरर टूट जाता है उसके बाद मिरर का जो असर होता है इन सब के ऊपर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे वो चला जाता है अपनी बहन मेलिसा को देखने के लिए और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी बहन और अपने भाई को बियॉन्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, यानी कि वो अपने बहन भाई को नहीं बताएगा कि मैं एक बियॉन्डर हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंसेंट का प्लान फेल हो जाता है। तभी उसका मास्टर उससे मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि अब तुम्हारा प्लान फेल हो गया है तो इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंसेंट को खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइंट चला जाता है डन के पास और उसको जाकर के सारी बात बता देता है। वो बताने लगता है कि देखो ऐसा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कि वेंसेंट भी जरूर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। फिर उसके बाद वो दोनों वेंसेंट के घर पे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वेंसेंट ऑलरेडी मारा जा चुका है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट एक मिरर के टुकड़े में पढ़ लेता है ट्रू क्रिएटर के बारे में। और फिर यहाँ पे डन अपनी पावर की मदद से वेंसेंट के दिमाग में झांकता है और उसको दिखता है एक बहुत बड़ा सा एरिया और वहाँ पे वो ट्रू क्रिएटर के असली रूप को देख लेता है। और ट्रू क्रिएटर के असली रूप को देखने के बाद तो यहाँ पे डन के होश उड़ जाते हैं। और फिर वहीं पे दूसरी तरफ हम लियोन किंगडम के अंदर ऑड्री को देखते हैं, जो कि बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके घर में कोई फंक्शन था और खुशी के मारे वो अपने डॉग को घुमाने लगती है। लेकिन तभी उसका डॉग बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और यहाँ पे ऑड्री समझ जाती है कि बियॉन्डर पावर की मदद से वो अपने डॉग की कही हुई बात को समझ पा रही है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एक थिएटर प्ले को, जहाँ पे एक औरत यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर अल्फा अल्फा ट्रेजेडी के बारे में सबको बता रही होती है। तो बेसिकली ये ट्रेजेडी होती है एक शिप के ऊपर, जहाँ पे रहने वाले कुछ लोग अचानक से एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस शिप का नाम होता है अल्फा अल्फा। तभी वहाँ पे इनका हीरो आता है जो कि इस शिप के रहने वाले बाकी बचे लोगों को बचा लेता है और इस हीरो का नाम है ट्रिस। और उसको देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग ताली मारने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑडियंस के बीच में डन और क्लाइंट भी होते हैं और यहाँ पे हमें इन दोनों से पता चलता है कि जो एंटीगोनस नाम की जो बुक है उसको यहाँ पे डैरी अपने साथ लेकर के जा चुकी है। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब से यहाँ पे डन ने उस अजीब से आदमी को देखा है तब से उसकी तबीयत खराब हो गई है। और फिर यहाँ पे क्लाइंट डन को समझाता है कि जिस अजीब से आदमी को तुमने देखा था उसके ड्रीम में वो जरूर इनका ट्रू क्रिएटर होगा, जो कि बेसिकली एक इविल गॉड है। अब यहाँ पे हमें कहानी एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि जब क्लाइंट भविष्य देखने के लिए बैठा था तब उसके सामने उसकी पहली कस्टमर आती है। वो बताती है कि मेरा जो पति जॉयस है वो 1 महीने पहले बैठा था अल्फा अल्फा शिप में, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट उस फोटो को देखने के बाद समझ जाता है कि जॉयस उस शिप से कूद चुका था और वो 1 हफ्ते के बाद इनके घर पे वापस आ जाएगा। लेकिन ये सारी बात क्लाइंट जाकर के डन को बता देता है और वो बताने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अल्फा अल्फा शिप के ट्रेजेडी के पीछे जरूर ट्रेस का कोई हाथ है। लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि अगर हमें ट्रेस को गिरफ्तार करना है तो हमें सबसे पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि ट्रेस बहुत ही पॉपुलर है, हम उसे डायरेक्ट जाकर के अरेस्ट नहीं कर सकते। और यही कारण था कि ये दोनों यहाँ पे ट्रेस का प्ले देखने के लिए आए थे। और यहाँ पे ये दोनों देखते हैं कि ट्रेस लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लाइंट की कस्टमर भी आ जाती है और वो यहाँ पे ट्रिस का शुक्रिया अदा कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने मेरी पति की जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसके बाद ट्रिस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो डन और क्लाइंट को देखता है और यहाँ पे जॉयस को अपनी पत्नी से पता चलता है कि क्लाइंट वो सीयर है जिसने की उसकी भविष्यवाणी की थी। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉयस को एक प्रॉब्लम होती है और वो फिर यहाँ पे अकेले में मिलता है क्लाइंट से। और यहाँ पे जॉयस क्लाइंट से मिलने के बाद बताता है कि जब से मैं उस शिप से बाहर आया हूँ तब से पता नहीं क्यों लेकिन हर रात मेरे को बुरे सपने आते
जाते हैं और मैं ढंग से सो नहीं पाता। और फिर यहाँ पे क्लाइन जॉयस के पास्ट में जाकर के देखता है कि उस रात शिप पे हुआ क्या था। तो उसे पता चलता है कि शिप के ऊपर एक आदमी खड़ा था जो कि कूदने वाला था पानी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जॉयस उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे जॉयस उससे पूछता है कि तुमने शिप के हर एक आदमी को मार दिया, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे क्लाइन देखता है कि उसके पीछे ट्रिस खड़ा है और उसका जो शक होता है वो और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से क्लाइन एक खंडर में पहुंच जाता है जो कि माउंटेन के पास था और यहाँ पे वो एक सिंहासन को देखता है और जैसे ही सिंहासन के वो पास पहुंचता है वहाँ पे एक शब्द उसके कानों में गूंजने लगता है और उस शब्द होता है हॉर्नेसेस। अब इसको सुन लेने के बाद यहाँ पे क्लाइन जाग जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये शब्द मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। फिर इसके बाद क्लाइन रूम से बाहर आकर के डन को सारी बात बता देता है। वो बताने लगता है कि ट्रिस इन सब के पीछे है, उसने जनता को बेवकूफ बनाया और वो सबका हीरो बन गया। लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए, इसलिए हमें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। लेकिन ये काम हम दोनों मिल करके नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बाकी डिवीजन वालों की भी मदद पड़ेगी। तो जैसा कि हमें पता है कि नाइट हॉक जो है वो चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के अंदर आता है और वहीं पे दूसरा डिवीजन जिसका नाम है मैंडेड पनिशर वो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म चर्च के अंदर आते हैं। और वहीं पे जो तीसरा डिवीजन है उसका नाम है मशीनरी हाइव माइंड जो कि चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिस को जो कि 2 लड़कियों के साथ सो रहा था और उनके हस्बैंड को ट्रिस ने ही मरवा दिया था। हमें पता चलता है कि ट्रिस भी एक बियॉन्डर है जो कि असैसिन पाथवे के अंडर आता है और इसके अलावा ट्रिस एक सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और ट्रिस चाहे तो लोगों के बीच में झगड़ा करवा सकता है। और यहाँ पे अगर ट्रिस किसी को झूठ भी बोलता है तो उसका बोला हुआ झूठ भी लोगों को सच लगेगा। और फिर वहाँ पे ट्रिस के सामने एक लड़की आती है, वो बताती है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें सीक्वेंस 7 का यानी कि विच का पोषण दे दूंगी। अब इधर पे हम देखते हैं कि क्लाइन नील के साथ आ जाता है अपने ही शहर के अंडरग्राउंड एरिया में। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैजिक से रिलेटेड हर एक सामान मिलता है और यहाँ पे क्लाइन एक तावीज खरीदने के लिए आया होता है ताकि वो अपने बहन और भाई को बुरी शक्तियों से दूर रख सके। लेकिन यहाँ पे क्लाइन अपनी पावर से देख लेता है कि यहाँ पे आधे से ज्यादा चीज नकली है, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी पावर से 2 असली चीजों को ढूंढ लेता है और अपने भाई बहन के लिए 2 तावीज ले लेता है। लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि यहाँ पे इस मार्केट के अंदर ट्रिस भी आया होता है और 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ट्रिस वहाँ से भागने लगता है और एक पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रिस के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन इस चक्कर में उसका कैप नीचे गिर जाता है और यहाँ पे क्लाइन उसका कैप ले लेता है। अब यहाँ पे क्लाइन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके कैप की मदद से पता लगाता है कि ट्रिस कहाँ पे है और फिर वो डन के साथ उधर पे जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में डन यहाँ पे क्लाइन को बताने लगता है कि ट्रिस एक ग्रुप का हिस्सा है। उस ग्रुप का नाम है डीमनस सेक्ट। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो कि इविल गॉड को पूजता है। और इस ग्रुप की सबसे अजीब बात यह है कि इस ग्रुप में जितने भी हाई लेवल रैंक के मेंबर्स हैं वो सारी औरतें हैं। अब ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे ट्रिस का लोकेशन दिखा रहा है। उस बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डन क्लाइन को बोलता है कि तुम बाहर रहो और अचानक से बिल्डिंग के अंदर से काफी सारी लड़कियां बाहर निकलने लगती हैं। अब इनमें से एक लड़की अचानक से क्लाइन के ऊपर गिर जाती है और बताने लगती है कि मेरी तबीयत खराब है। लेकिन यहाँ पे जब क्लाइन अपनी पावर से देखता है तो उसे पता चलता है कि लड़की के अंदर कोई भी खराबी नहीं है। और यहाँ पे डन फिर क्लाइन को बताता है कि ट्रिस यहाँ पे नहीं है। फिर हम देखते हैं कि काफी महीनों तक यहाँ पे बियॉन्डर ट्रिस को ढूंढते रहते हैं लेकिन वो मिलता ही नहीं। और फिर इसके कुछ महीनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि क्लाइन अब एक ऑफिशियल बियॉन्डर बन चुका है और उसकी सैलरी भी बढ़ गई है। और इसके अलावा वो हफ्ते में केवल एक ही बार फ्यूचर टेलिंग किया करता था और इसके अलावा वो लगातार ग्रे फॉग के अंदर जाकर के मीटिंग भी कंडक्ट करता था। लेकिन अभी तक से उसको नहीं पता चला कि वो ग्रे फॉग को कैसे काबू में कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने भाई बहन के लिए एक तावीज भी दे देता है उनको ताकि वो बुरी शक्तियों से बचे रहें। लेकिन फिर एक दिन लेनर्ड यहाँ पे क्लाइन के पास आता है और उसको बताता है कि शहर के अंदर अब क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितने लोग पहले मरते थे अब उससे 5 गुना लोग मरने लगे हैं। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 डिपार्टमेंट को चुना जाता है, नाइट हॉक, पनिशर और हाइव माइंड को। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोगों की बहुत अजीब तरीके से मौत हो रही है और ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं वो बेसिकली मजदूर हैं। और लोगों के मरने का कारण ये आया है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्लाइन के जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उनकी भी मौत इसी तरीके से हो गई थी। और उसके बाद से इनके बड़े भाई बेंसन ने बहुत मेहनत की ताकि वो इन दोनों को अच्छा फ्यूचर दे सके। अब यहाँ पे क्लाइन को अपनी पावर से पता चलता है कि जितने भी मजदूर यहाँ पे मारे जा रहे हैं बीमारी से उन सब के पीछे एक औरत का हाथ है। और यहाँ पे डन को ऐसा लगता है कि हो सकता है ट्रिस उस दिन मरा ना हो बल्कि वो एक बियॉन्डर के साथ मिल करके ये सब कर रहा हो। अब यहाँ पे क्लाइन को एक क्लू मिलता है। फिर वो सबको बताता है कि जितने भी लोग मर चुके हैं वो आज नहीं तो कल किसी बीमारी से मरने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पे फर्क बस इतना है कि उनको समय से पहले मारा गया है और ऐसा लग रहा है कि जिसने उन्हें मारा है वो बेसिकली एक काला जादू कर रहा है उन सबके ऊपर। और ऐसा उस किलर ने जानबूझ के किया है
यानी कि उन सब की जान ले करके किसी शैतान को जगाना चाहता है, या फिर हो सकता है कि इन सब का जो किलर है वो किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे डैन बताता है कि उस रिचुअल का नाम होगा लाइफ थेफ्ट। मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए हमें कैसे भी करके उस किलर का पता लगाना होगा। फिर यहाँ पे क्लाइन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो इस बात का पता लगा लेता है कि किस जगह पे रिचुअल किया जा रहा है, और ये 4 जन यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की जो कि एक बियॉन्डर है उसको पता चल जाता है कि ये लोग इसके पास आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एक आदमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हकीकत में ये सब नहीं हो रहा होता है, बल्कि यहाँ पे जो लड़की होती है सब सपना देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पे डैन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस लड़की को सपने के अंदर कैद कर दिया था। लेकिन बाद में ये लड़की समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपना हाथ काट लेती है ताकि सपने से बाहर आ सके। अब यहाँ पे क्लाइन दूर से इन लोगों को लड़ते हुए देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये लड़की जो कि बियॉन्डर है ये सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर होगी, क्योंकि यहाँ पे तीनों जन एक साथ हमला कर रहे होते हैं लड़की के ऊपर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर बाद में ये लड़की वापस से अपने घर के अंदर आती है और अपने डीमनस गॉड से प्रार्थना करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि घर के अंदर से काफी सारी स्पिरिट बाहर निकलती है और एक स्पिरिट इनके एक आदमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की इस घर से भाग जाती है और यहाँ पे लेनर्ड उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की जाने से पहले अपना कर्ज छोड़ जाती है लेनर्ड के हाथ पे। लेकिन यहाँ पे लेनर्ड सही समय रहते हुए अपना हाथ का इलाज करवा लेता है और ये जो लड़की बियॉन्डर थी वो अपना डीमनस गॉड की स्टैचू ले करके वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे क्लाइन जब रूम के अंदर होता है तो अपनी पावर से देख रहा होता है लड़की का चेहरा, और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये लड़की वही है जो कि उस दिन उससे टकराई थी जब वो लोग ट्रेस को पकड़ने के लिए आए थे। और यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ट्रेस है। तो होता यूं कि ट्रेस ने एक ऐसा पोशन पी लिया था सीक्वेंस 7 का जिसके बाद वो लड़की बन गया, और यही कारण है कि इसके ग्रुप में यानी कि ट्रेस के ग्रुप में जितने भी लड़के काम करते हैं वो आगे चलकर लड़की में बदल जाते हैं, क्योंकि सभी सीक्वेंस 7 के बियॉन्डर होंगे। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि ट्रिस ने अपना नाम बदल करके ट्रिसी रख दिया है। फिर इसके बाद हम एक छोटा सा सीन देखते हैं एजिक का, जहाँ पे वो अपने खून से एक कासल का आउटलाइन बना रहा था, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी शैडो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। अब इधर पे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ आई थी क्लाइन के पास और वो यहाँ पे बताती है कि जब से मैं लामुड कैसल से वापस आई हूँ तब से मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्लाइन भी एक झलक देख लेता है कैसल की, और उसे पता चलता है कि कैसल के अंदर काफी सारी आत्मा है। और अब कैसल के विसाज को खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइन अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाता है कैसल के अंदर, और यहाँ पे डैन अपने साथ एक आर्टिफैक्ट को भी लेकर के आता है। इसका नाम होता है द म्यूटेटेड सन, और अगर कोई भी विसाज इसके करीब रहे कम से कम 1 मिनट तक तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बियॉन्डर इस आर्टिफैक्ट को लेकर के 6 घंटे तक अपने साथ रहे तो वो बियॉन्डर भी पागल हो जाएगा। और ये जो आर्टिफैक्ट है ये इन लोगों के साथ कम से कम 3 घंटे से है, तो इसका मतलब ये है कि अब इनके पास केवल 3 ही घंटे बचे हैं। और ये लोग फिर कैसल के अंदर चले आते हैं और पिशाच को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पे पिशाच इनके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक नाइट की तरह दिखाई दे रहा था, बस फर्क इतना है कि उसका सिर नहीं था। फिर यहाँ पे क्लाइन अपने क्रिम्सन पावर का इस्तेमाल करके उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें से निकल जाता है, और फिर उसके बाद वो चला जाता है डन के ऊपर अटैक करने के लिए, और फिर जो आर्टिफैक्ट होता है वो डन के पास से लेकर के फेंक देता है। फिर यहाँ पे डन अपने दोस्त फ्राइड को बोलता है कि इसकी कमजोरी का पता लगाओ, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फ्राइड बेसिकली एक ऐसा बियॉन्डर है जिसका डेथ पाथवे है। इसका मतलब ये है कि वो गोस्ट हंटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो अपने स्पिरिट विजन से देख करके बताता है कि इसके राइट हैंड पे हमला करो। अब यहाँ पे डन उसके राइट हैंड पे हमला करता है, लेकिन यहाँ पे नाइट अपनी तलवार की मदद से उस गोली के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पे क्लाइन चला जाता है आर्टिफैक्ट को लेने के लिए, लेकिन तभी नाइट उस पे हमला करके उसकी गर्दन तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे क्लाइन को दर्द नहीं हो रहा होता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि डन ने यहाँ पे हर किसी को सपने के अंदर कैद कर लिया था, और यही कारण था कि उसको दर्द नहीं हुआ, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट अभी भी डन के पास ही होता है। फिर हम देखते हैं कि नाइट अचानक से डन के सिर पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि अब 1 मिनट पूरे हो गए, और फिर उसके बाद ये आर्टिफैक्ट अपनी पावर की मदद से उस नाइट को खत्म कर देता है। फिर इसके बाद इन तीनों को यहाँ पे एक फोटो मिलती है जो कि 1000 साल पुरानी होती है, और यहाँ पे इन तीनों को ऐसा लगता है कि ये फोटो 4th इपॉक्स की होगी। तो देखो दोस्तों, इपॉक्स का मतलब युग होता है, जैसे कि हमारे इधर 4 युग चल रहे हैं और अभी फिलहाल के लिए कलयुग चल रहा है, तो उसी तरीके से इस एनिमे के अंदर 5 युग होते हैं। लेकिन आप उसको युग भी नहीं बोल सकते, आप उसको हिस्ट्री एरा बोलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस एनिमे की सीरीज के अंदर जितने भी हमें युग दिखाए गए हैं या फिर हिस्ट्री एरा दिखाए गए हैं वो केवल 1000 साल के ही होते हैं, और अभी फिलहाल के लिए इस समय 5th इपॉक्स चल रहा है, यानी कि वो समय जब इंसान धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। अब इस फोटो को देखने के बाद इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी इस कैसल का मालिक था, और बोला ये जाता है कि अचानक से ये आदमी गायब हो गया था।
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्लाइन को, जो कि ये फोटो देख करके उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे हिस्ट्री टीचर एजिक हैं। अब यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि लोग कैसल के अंदर कुछ देर और रहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई और इविल स्पिरिट जरूर हो। इसलिए यहाँ पे डन बताता है कि देखो, हम इस आर्टिफैक्ट के साथ ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग को शिफ्ट के अंदर काम करना होगा। यानी कि सबसे पहले कोई एक जाएगा जो कैसल के अंदर इस आर्टिफैक्ट को पकड़े रखेगा। इसलिए यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसल के अंदर जो भी जाएगा वो 2 घंटे तक इस आर्टिफैक्ट को पकड़े रखेगा, और फिर उसके बाद बाकी 2 जो बाहर वेट कर रहे होंगे उनकी बारी जैसी आएगी वो लोग कैसल के अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि मैं लूंगा कैसल के अंदर जाने की जिम्मेदारी, और अभी फिलहाल के लिए 2 घंटे मैं इस आर्टिफैक्ट के साथ रहूंगा, और तब तक के लिए आप दोनों बाहर जाकर के थोड़ा आराम कर लो। लेकिन यहाँ पे क्लाइन जब कैसल के अंदर होता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आर्टिफैक्ट आया कहाँ से, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि आर्टिफैक्ट आया कहाँ से। फिर वो डिसाइड करता है कि वो ग्रे फॉग के अंदर जा करके इसके ऊपर रिसर्च करेगा, और फिर वो जब ग्रे फॉग में आ जाता है तब वो जा करके इस आर्टिफैक्ट का पास देखता है, और उसे पता चलता है कि एक चर्च से आया है, और उस चर्च का नाम है द इटर्नल ब्लेजिंग सन। क्योंकि इस दुनिया में टोटल 7 गॉड हैं, और हर एक गॉड की पूजा करने के लिए टोटल 7 चर्चेस को बनाया गया है। और ये जो चर्च है द इटर्नल ब्लेजिंग सन, ये बेसिकली सूर्य देव की पूजा करते हैं, और इनके पास सन पाथवे का पोर्शन है। अब यहाँ पे क्लाइन चर्च के अंदर एक प्रीस्ट को देखता है, और वो प्रीस्ट अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट को पकड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने जो चीज चमक रही थी वो उस आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाती है, और ऐसा होने के बाद उस प्रीस्ट की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्लाइन को देखते हैं जो कि ये समझ नहीं पा रहा होता है कि ये गोल्डन लिक्विड है क्या, और यहाँ पे गलती से क्लाइन उस लिक्विड को छू देता है। अब ऐसा होने के बाद अचानक से लिक्विड का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरा एरिया आग में झुलसने लगता है, और यहाँ पे क्लाइन को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे द ग्रे फॉग आ जाता है, और यहाँ पे क्लाइन समझ जाता है कि उसने अपनी पावर का ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। यही कारण था कि वो द इटर्नल ब्लेजिंग सन के एकदम पास पहुंच गया था, और कोई भी मामूली इंसान गॉड को डायरेक्ट नहीं देख सकता। यही कारण था कि यहाँ पे क्लाइन के साथ ऐसा हुआ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद क्लाइन ठीक हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद क्लाइन के सामने काफी सारे शब्द दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे कि एंजल ऑफ प्योर व्हाइट, और उसके सामने सन पाथवे का सीक्वेंस 4 यानी कि अनशैडोड दिखाई देने लगता है। और यहाँ पे उसको बताया भी जाता है कि गॉड को डायरेक्ट देखना या डायरेक्ट टच करना मना है, और उसको पता चलता है कि जो लिक्विड उसने छुआ वो बेसिकली सन गॉड का खून था। और फिर यहाँ पे क्लाइन ग्रे फॉग से बाहर आ जाता है। फिर बाहर आ जाने के बाद वो बोलता है कि अगली बार से मैं किसी भी चीज के ऊपर मैजिक करने से पहले 2 बार सोचूंगा। और अब क्योंकि कैसल के अंदर कोई भी स्पिरिट नहीं था तो ये लोग भी अपने घर चले आते हैं सुबह हो जाने के बाद। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब एलिजाबेथ को भी कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे क्लाइन देखता है कि उसके नाम पे एक चिट्ठी आई है। वो देखता है कि चिट्ठी एजिक ने भेजी थी, और एजिक ने उसमें लिखा था कि मेरे को हॉर्नेसेस के बारे में कुछ पता चला है। क्लाइन जैसे ही एजिक के रूम में पहुंचता है तो वो वहाँ पे देखता है वॉल के ऊपर कैसल की फोटो, और वो समझ जाता है कि ये कैसल वही है जहाँ पे वो लोग कल रात को गए थे। फिर तभी उसके पीछे एजिक आ जाता है। वो बताता है कि आजकल मेरे को रात में बुरे सपने आ रहे हैं, और जब भी मैं सुबह जागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दीवार के ऊपर एक कैसल बना हुआ है। चलो ये सब छोड़ो, अब जो तुमने वर्ड मेरे को बताया था उसका मतलब एक माउंटेन से जुड़ा हुआ है। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे क्लाइन को एक बुक दे देता है। अब यहाँ पे क्लाइन तुरंत ही बुक ले करके वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे एजिक उसको रोक लेता है और बोलने लगता है कि अब तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए तुम्हें बुक यहीं पे पढ़नी होगी। फिर यहाँ पे क्लाइन जैसी बुक को ओपन करता है तो बुक के अंदर उसे एक फोटो दिखाई देती है जो कि माउंटेन के पास एक कैसल की होती है जो कि टूटा फूटा था। और यहाँ पे क्लाइन समझ जाता है कि ये सेम कासल मैंने अपने सपने में भी देखा था, और वहाँ पे एक बड़ा सा सिंहासन था, जैसे कि वो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी गॉड के लिए था। और इसके अलावा हॉर्नेसेस नाम का जो माउंटेन है ये 2 कासल के बीच में बना हुआ था। और यहाँ पे जो खंडर मिले हैं उनके अनुसार यहाँ पे पहले एक देश हुआ करता था, और उस देश का नाम था द नेशन ऑफ एवरनाइट। और इस देश के लोग भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखते थे। अब इस देश का एक कानून था, इनका ऐसा मानना था कि मरे हुए लोग इनके लिए अशुभ नहीं होते, इसलिए अगर इनके परिवार का कोई व्यक्ति मर भी जाता तब भी ये लोग उस व्यक्ति को अपने साथ 3 दिनों तक अपने ही रूम के अंदर सुलाया करते थे। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता कि 3 दिन के बाद उन डेड बॉडीज का क्या होता था, या फिर उन्हें दफना दिया जाता था या फिर उन्हें कहीं फेंक दिया जाता था। अब खंडरों से तो ये पता चला है कि यहाँ पे काफी सारे इंसानों के सामान भी थे, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश इन लोगों ने की है इंसानों को ढूंढने की, लेकिन उसके बावजूद भी इस खंडर के अंदर से उन्हें इंसान का कोई शरीर नहीं मिला। इसलिए आज भी यहाँ पे जितने भी लोग सर्वे करने के लिए आते हैं उन सबको ऐसा ही लगता है कि इस देश के जितने भी लोग थे वो अचानक से एक दिन गायब हो गए। और इस देश के जो लोग थे वो लोग एक एंटिटी को पूजते थे। उस एंटिटी का नाम था हर, जिसको रूलर ऑफ एवरनाइट भी बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों कॉफी पीते हैं। अब यहाँ पे क्लाइन को कॉफी थोड़ी कड़वी लगती है, इसलिए वो 2 चम्मच चीनी डाल देता है। तो यहाँ पे एजिक पूछता है कि तुम तो हर बार केवल 1 ही चम्मच चीनी डाला करते थे, तो इस बार क्या हो गया।
यहाँ पे फिर क्लाइंट कोई भी बहाना मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एजिक बताता है कि आजकल मैं जादू टोने के बारे में सीख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत में छेड़छाड़ हुई है और मुझे ये भी लग रहा है कि हमारी किस्मत आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पे एजिक ये बात भी समझ जाता है कि क्लाइंट ने रियल लाइफ में उस कैसल की ड्राइंग को देखा है। लेकिन यहाँ पे एजिक क्लाइंट को बताता है कि तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे पास्ट के बारे में जानना है। और यहाँ पे क्लाइंट उसे ले जाता है कैसल के पास। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट पहले ही अपने पावर से देख लेता है कि एजिल की उसे मदद करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर के फ्यूचर में एजिक उसकी जान बचाएगा। अब यहाँ कैसल के पास आ जाने के बाद एजिक को पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। वो बताता है कि पहले ये कैसल बहुत सुंदर दिखा करता था और यहाँ पे मेरा अस्तबल था जहाँ पे मेरा एक प्यारा सा घोड़ा था और इसके अलावा मेरा एक प्यारा सा बेटा था जो कि पूरे महल में एक बड़ी सी तलवार लेकर के दौड़ता रहता था और वो बोलता था कि मैं राजा का नाइट हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि जिस स्पिरिट को उन लोगों ने कल रात को खत्म किया था वो कोई और नहीं बल्कि एजिक का बेटा था। और यहाँ पे एजिक अपने बेटे की तलवार को उठा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट को भी पुरानी मेमोरीज दिखने लगती हैं। वो देख रहा होता है कि कैसे ये कैसल पहले एक बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था और यहाँ पे एजिक का बेटा बैठ करके अपनी तलवार को चमकाता था। तभी हम देखते हैं कि क्लाइंट के सामने बेसमेंट के जाने का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों जब बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। यहाँ पे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जरूर कोई बुरी आत्मा होगी। जब वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कॉफिन देखने को मिलता है और इसके अंदर एजिक के बेटे की डेड बॉडी होती है। और यहाँ पे क्लाइंट ये कॉफिन को देख करके समझ जाता है कि जरूर किसी ने इस कॉफिन के साथ छेड़छाड़ की है। यही कारण है कि आगे चल करके एजिक का बेटा एक इवल स्पिरिट में बदल जाता है। अब यहाँ पे एजिक को अपने बेटे की डेड बॉडी देख लेने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी इवल स्पिरिट होते हैं वो सब एजिक के पास आ रहे होते हैं और वो सब एजिक के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि युद्ध चल रहा है और यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है और कुछ सोल्जर्स वहाँ पे आग लगा रहे होते हैं बाकी डेड बॉडीज में। लेकिन अचानक से एजिक वहाँ पे जाग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो मरा ही नहीं था और उसको देख लेने के बाद अब सारे सोल्जर्स उधर से डर करके भाग रहे होते हैं। और इधर पे हम छोटा सा सीन देखते हैं एक बूढ़ी दादी का जो कि बेसिकली काला जादू कर रही थी और बोल रही थी कि एक मरा हुआ जिंदा होकर के आएगा और सबको मार देगा। अब यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ हमला कर देते हैं एजिक के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एजिक एक एक करके हर किसी की जान ले लेता है और फिर उसके बाद एजिक अपनी पावर का इस्तेमाल करके हर किसी को हवा में ऊपर उछाल देता है और फिर अपने हाथ की मदद से सबको फोड़ देता है। फिर वो अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन आ जाता है और फिर ये दोनों मिलके हर एक सोल्जर की जान ले रहे थे। फिर हमें एक और समय दिखाया जाता है जहाँ पे एजिक ने एक बहुत बड़ी सी जंग जीत ली है और फिर उसके बाद वो अपने कैसल में वापस आ जाता है और आगे चल करके वो शादी करता है और उसका एक बच्चा भी होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि एजिक के आसपास यानी कि बोल सकते हो कि उसकी पूरी एक आर्मी तैयार हो जाती है स्पिरिट्स की। लेकिन ऐसा होने की वजह से उसकी बीवी और बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा था और यहाँ पे एजिक को ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसकी पावर की वजह से उसकी फैमिली पे असर होगा। इसलिए यहाँ पे एजिक अपने पूरे राजपाट को छोड़ करके उधर से कहीं दूर चला जाता है और अब ये मेमोरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद क्लाइंट जा करके एजिक को उठाता है और हमें पता चलता है कि एजिक एक डेथ पाथवे का बियॉन्डर है, लेकिन अभी के लिए हमें उसका सीक्वेंस नहीं बताया जाता। और फिर यहाँ पे एजिक बताता है कि उसका बेटा भी एक बियॉन्डर था और उसको जबरदस्ती यानी कि जब वो जिंदा था तब उसको दफना दिया गया था और किसी ने ऐसा जानबूझ के किया था। ऐसा तब किया जाता है ताकि किसी बियॉन्डर की बुरी शक्ति किसी और के ऊपर ना पड़े। अब यहाँ पे इसकी बॉडी तो सील थी लेकिन हम देखते हैं कि इसकी जो डेड बॉडी थी उसका हेड गायब था। तब यहाँ पे एजिक समझ जाता है कि जरूर किसी ने जानबूझ करके इसका हेड यहाँ से काटा है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि एजिक का बेटा एक इवल स्पिरिट इसलिए बन गया था क्योंकि उसकी बॉडी के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया था और यही कारण था कि जब वो हमसे लड़ रहा था तब हमने उसका सिर नहीं देखा। अब यहाँ पे एजिक बताता है कि जिसने भी ये काम मेरे बेटे के साथ किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो डेथ ब्लड नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो दोनों एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उस गेट को ओपन करते हैं उसके अंदर से काफी सारी खोपड़ियां बाहर निकलती हैं और उन्हीं खोपड़ियों में से एक होता है एजिक का बेटे का सिर। और फिर इसके बाद वो दोनों एजिक के बेटे को अच्छे से दफना देते हैं। अब यहाँ पे फिर क्लाइंट पूछता है एजिक से कि क्या आपको पता चल गया कि आप कौन थे, लेकिन यहाँ पे एजिक बताता है कि अभी तक से नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे सपने देखे हैं और हर एक सपने में मेरी एक फैमिली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पावर की वजह से या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मेरी ही वजह से मैं अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा देता हूँ और आखिरी में मैं केवल अकेले बचता
करता हूँ। यहाँ पे फिर एजिक को पता चलता है कि आज तक उसने जितने भी सपने देखे हैं वो हकीकत थे, क्योंकि इन 1000 सालों में वो काफी सारी जिंदगी जी चुका है। और एजिक जब भी मरता था तब उसका नया जन्म हो जाता था और वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाता था। इसके अलावा हर एक जिंदगी में उसके पास एक फैमिली होती है, लेकिन आखिरी में वो केवल अकेले ही बच जाता है। और यही कारण है कि इस नए जीवन में हम देखते हैं कि एजिक ने कोई परिवार नहीं बनाया, क्योंकि उसको डर इस बात का है कि वो आखिरी में फिर से अकेला पड़ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे एजिक क्लाइन का शुक्रिया करता है और बोलने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। अब यहाँ पे क्लाइन भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि मैं असली क्लाइन तो नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तब तक मैं अपने भाई बहन के साथ अच्छे से रहूंगा, ताकि यहाँ से जाने के बाद उन दोनों को मेरे जाने का दुख ना हो। और यहाँ से क्लाइन जब जाएगा इस दुनिया को छोड़ करके, तब वो अपने साथ कुछ अच्छी मेमोरीज को लेकर के जाना चाहता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।